नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस टाइम के कहें तो पीक पॉइंट पकड़ चुका है। ये टॉपिक लगभग हर कोई ये जानना चाहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का आखिर इशू है क्या। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी जानकारी हम लेके आए हैं, जो कि हमने जो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज है जैसे गूगल वगैरह हो गया, इन सब से हमने सर्चेस किए और जो हमें पता चला उसके हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर हम इन बॉन्ड्स की हम बेसिकली बात करें तो ये बॉन्ड्स नॉर्मल बॉन्ड जैसे नहीं होते हैं। जैसे आप लोग किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट में पर्टिकुलर एक रिटर्न मिलता है, वैसा ये बॉन्ड नहीं है जैसा आप लोग नॉर्मली सोच रहे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्टोरल यानी इलेक्शन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के पास फंडिंग जाती है, तो आप लोग लगता होगा कि हमेशा ये कोई इलीगल सोर्सेज ही होते हैं। ऐसा नहीं होता। इन सब चीज़ और एक और इसमें मेन चीज़ ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता था अब तक। हालांकि इस टाइम पे अगर हम बात करें तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और अब इसको इशू करने से मना कर दिया गया है कि ऐसे कोई भी बॉन्ड अब इशू नहीं किए जाएंगे, क्योंकि एक असंवैधानिक करार दे दिया गया है। तो एक्चुअल में अगर हम जाने कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होता क्या है या फिर क्या होता था, अब तो था में चला गया, क्योंकि अब तो ऐसा इशू करने से मना ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना तो कोई करेगा नहीं। तो अगर हम देखें इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होता क्या था, तो 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में जो बजट आया था या फिर कहीं फाइनेंस बिल जो आया था, फाइनेंस बिल में इसको अरुण जेटली जो कि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और उनका ये कहना था इस बात के इस स्कीम को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड जो था, कि अगर ये लागू हो जाता है तो जो कोई भी जो फंड देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और जो डर रहता है उनके अंदर कि अगर उन्होंने फ़ंड दिया, बाद में सपोज़ करिए ABC नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ABC पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम सत्ता में है, उसको इन्होंने फंडिंग दी, और बाद में कोई जो दूसरी पार्टी है, उन्हें जब पता चल जाता था कि पर्टिकुलर XYZ कंपनी ने ABC कंपनी को अगर फंडिंग दी है और जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल प्रचार करने में जो प्रचार वगैरह होता है उसमें मदद मिल रहा था, तो फिर जो भी ABCD के बाद जो दूसरी मान लीजिए एक्स पार्टी आएगी भविष्य में, अगर आती है पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो उस कंडीशन में वो जो होगी D पार्टी या फिर जो दूसरी पार्टी X पार्टी, वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। ऐसा उनका कहना था कि जो भी दूसरी पार्टी आएगी वो पहले जिसको भी फंडिंग कर रहा था, अगर वो पता रहता था तो वो एक्सप्लॉइट करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो सत्ता में है उसको ऐसा लगेगा कि अगर कोई हमारा समर्थन नहीं कर रहा है तो हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ताकि वो बाद में इनका समर्थन करे। ऐसा मतलब उनका कहना था कि ऐसे मतलब जब खुले खुले में सब कुछ होता है तो उनको पता चल जाता है, जो दूसरी अपोजिशन लीडर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं उनको। तो इसको हटाने के लिए कि किसी को पता ही ना चले कि कौन किसको पैसा दे रहा है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर हम देखें तो ये बेसिकली था 1 लाख और या फिर 1000, 10 लाख या 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स इशू हो सकते थे। मैक्सिमम 1 करोड़ की लिमिट थी एक बॉन्ड के लिए, जो कि सबसे बड़े अमाउंट का अगर कोई बॉन्ड कहीं हम इशू हो सकता था। तो और ऐसा कहा मतलब एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ हमने कहीं मतलब ऐसा हमें सुनने में आ रहा है बाहर से कि ज़्यादातर जो बॉन्ड बिके थे वो 1 करोड़ यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है वही बिके थे। और ये आमतौर पे ख़रीदेगा कौन? वही बिजनेस हाउसेस, जिनके पास क्योंकि फंडिंग ज़्यादा है, तो वो क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूशन देते थे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के नाम पे। अगर हम देखें तो 2017 से पहले भी ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं था, पहले भी होता था, और पहले भी एक लिमिट तय थी। तो वो लिमिट जो थी ना 7%, 8%, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट वैल्यू नहीं मालूम है कितने परसेंटेज का था। तो वो जो वैल्यू थी परसेंटेज की, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया कि कोई इशू नहीं है, आपका कितना भी प्रॉफिट हो आप क्या कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप हमारे को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है आपको उसी को कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तरीका ही गलत था, क्योंकि उस टाइम पे जब ये बॉन्ड का जो स्कीम लाया गया तो उस टाइम ये कहा गया था कि ये जब क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये किसी को मतलब कि जो दूसरी अपोजिशन पार्टी उनको पता नहीं चलेगा, तो वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे उन बिजनेसमैन को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऐसा करना गलत है, क्योंकि आप आम जनता जिनको चुन के ला रही है, जो रिप्रेजेंटेटिव को चुन रही है, उनको एटलीस्ट आम जनता को पता रहना चाहिए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास, उनकी या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव की जो पार्टी है उनके पास आखिर फंडिंग आ कहाँ से रही है। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है और कहा है कि इस तरीके के स्कीम्स या बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अब रोक लगा दी गई है। लेकिन अगर हम देखें कि आखिरकार पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, तो आपको मैं बता दूं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर पार्टीज़ के पास नहीं होगा तो इसके चांसेस रहेंगे कि जो नए या फिर जो न्यू, अगर आप देखते होंगे कई बार के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं
उनके पास एक लिमिट सेट होती है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स में, लेकिन पार्टीज़ के लिए ऐसा नहीं है। तो इसलिए पार्टीज़ के पास जब फंडिंग रहती है तो वो अपना अच्छे से मतलब जितना कैंपेन करना चाहें, जिस तरीके से कैंपेन करना चाहें उस तरीके से कैंपेन करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अगर इलेक्शन लड़ने जाऊंगा कहीं पे, मेरे पास तो फंडिंग है नहीं, भले ही मैं कितनी भी अच्छी सोच, कितनी भी अच्छी आइडियोलॉजी लेके जाऊँ, मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं अपना प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक एक करके कहाँ कहाँ तक जाऊँगा। इसीलिए इस टाइम पे क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, ज़्यादातर जो कैंपेन्स होते हैं वो डिजिटली अभी आजकल हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक्सपेंसेस लगते हैं, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कंट्रीब्यूशन की। तो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन की भी नीड है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ का चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये नहीं कैसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के भी पार्टीज़ कर सकती हैं काम, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो नए पॉलिटिशियंस निकलेंगे या फिर जो नई पार्टीज़ बनेंगी, आखिरकार उनको भी तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, तभी तो वो आगे एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि कोई बिजनेसमैन तो डायरेक्टली आता नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं पॉलिटिक्स करूँगा, ऐसा होता नहीं। आमतौर पे जो एकदम सबसे निचले स्तर के लोग हैं या फिर जो सबसे लास्ट में जो मैन खड़ा है वो आवाज़ उठाता है और वो आगे आता है, जिसके पास कोई भी फंडिंग नहीं होती है, तो वो उस या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल में फंडिंग की। तो उनको फंडिंग के लिए इस तरीके की स्कीम्स या फिर कहीं दूसरे तरीके से भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ज़रूरी पड़ता है। हालांकि अब ये स्कीम अब नल एंड वॉइड, मतलब नल एंड वॉइड तो नहीं कहेंगे कि एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, तो इसके ऊपर तो अब कोई चर्चा ही नहीं है बची है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये अब आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। इसकी जगह पे हो सकता है कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होगा, अब वो पता चलेगा आपको कि भविष्य में किस तरीके से नई स्कीम्स आती हैं या फिर एकदम नॉर्मल तरीके से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता रहेगा। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जानकारी चाहिए हो किसी भी तरीके की तो फिर आप कोई टॉपिक बताना चाहते हो कि किस टॉपिक में हम नई वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा।